नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की दिन भर की खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आज जो हम मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। अब इसके पीछे क्या कारण रहे, आगे राजनीति किस तरफ जाएगी, इन सारे मामलों पर चर्चा के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अचानक कल रात को 9:30 बजे ये खबर आई कि भारत के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। अब इसको लेके थोड़ी सी राजनीति गर्मा गई है। क्या स्वास्थ्य के वास्तव में कारण थे या कोई और राजनीतिक कारण है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये राजनीतिक गलियानों की खबर जरूर थी जी, लेकिन इसने गैर राजनीतिक लोगों को भी सकते में डाल दिया। आम व्यक्ति, आम गृहिणी, जिसका राजनीति से, रोज की राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहता जी, क्योंकि ये देश में आज़ादी के बाद पहला ऐसा अवसर है जो किसी भी उपराष्ट्रपति ने अपने पद पर रहते हुए स्वास्थ्य कारण बताते हुए इस्तीफा दिया हो। माना राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति अगर रहते भी हैं, स्वास्थ्य कारण भी हैं, तो वो पद पे बने रहते हैं क्योंकि इनकी इतना भागादौड़ी का कोई काम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अचानक इस्तीफा आया और पूरे दिन वो कल राज्यसभा में, संसद में एक्टिव रहे, मीटिंगें ली उसने, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी ली, राज्यसभा में भी रहे, सदन की कार्यवाही में भी भाग लिया। तो जो जानकार हैं, जो सांसद हैं, जो उनसे मिले कल, वो जो इनकी जो प्रतिक्रिया आ रही है, वो इसमें ये नहीं लगता कि उनके स्वास्थ्य कोई कारण ऐसा रहा हो जिससे उनको बीच में 2 साल पहले ही पद छोड़ना पड़ा हो। निश्चित रूप से हर व्यक्ति इस चीज़ को लेके ये जानने को उत्सुक है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो देश के उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। स्वास्थ्य कारण, भले उन्होंने ऑफिशियल लेटर में जो राष्ट्रपति को लिखा उसमें स्वास्थ्य कारणों का जिक्र किया हो, लेकिन आम आदमी, राजनीतिज्ञ की बात छोड़ो, आप भाजपा, कांग्रेस, दूसरे राजनीतिक दलों के नेता क्या सोचते, ये बात नहीं है, लेकिन आम आदमी के बात ये गले नहीं उतर रही है कि जो व्यक्ति अभी 10 दिन पहले उसने कहा कि मैं अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा अपने सही समय पे, सही समय मतलब 2 साल का उनका कार्यकाल अभी बाकी था, अभी वो 74 साल के हैं और एक्टिव थे बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको बीच में अचानक छोड़ना पड़ा। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जो आपने सवाल उठाया कि राजनीतिक हलकों में ये विषय चर्चा का विषय बना हुआ है और जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ था मई के महीने में, अप्रैल से लेके मई के बीच में, तब से लेके 10 मई से आज तक 2-2.5 महीने बिल्कुल खबरों के हिसाब से नीरस जा रहे थे। कोई एक्टिविटीज नहीं, मानसून की खबर, मानसून के अलावा कोई खबर नहीं, कभी कोई छोटी मोटी उठापटक हो गई। लेकिन ये जो घटना है, निश्चित रूप से पर्दे के पीछे कुछ न कुछ ऐसी कहानी जरूर रही होगी और मेरा मानना है कि ये कहानी एक दिन की नहीं होगी कि कल कोई ऐसा एपिसोड हुआ उसमें उनको आवेश में आ गए या पर्दे के पीछे से उनके पास कोई संदेश आया कि आप पद से हट जाएं तो ठीक है। चूंकि संवैधानिक पद पर हैं इसलिए कोई इस तरह का राजनीतिक नियुक्ति नहीं होती है कि मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री उनको हटा दे। निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में ऐसे एपिसोड रहे होंगे और जो एपिसोड हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि एक तो जुडिशरी से उनका टकराव, वो सीधे सीधे कई मौक़ों पर इस तरह की राय प्रकट कर दिया करते थे जिससे सरकार के लिए असहज स्थिति होती थी। जैसे आपको ध्यान होगा कि जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति के लिए कमेटी बनती है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, उसको बोलते हैं NJAC, वो जब सरकार ने बनाई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। उसको रद्द करने के बाद जगदीप धनखड़ जी ने उस पर तीखी प्रतिक्रिया दी कि ये लोकतंत्र के लिए घातक है, जुडिशरी इस तरह से एक्टिविज्म कर रही है, जरूरत से ज़्यादा दखल दे रही है। तो न्यायपालिका की नज़रों में ये लगा कि सरकार कह रही है, जबकि हो सकता है कि सरकार का इसमें लेना देना नहीं हो और इन्होंने अपनी तरफ से कही हो, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अच्छे वकील रहे हुए हैं और एक्टिव रहते हैं। जैसा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अमूमन कम बोलते हैं, जगदीप धनखड़ जी हमेशा हर मौके पे उन्होंने बात बोली है। जैसे ये जब पश्चिम बंगाल में राज्यपाल, हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि जो NJAC के बारे में इन्होंने कहा, उस समय जब ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब इन्होंने कई बार ऐसी टिप्पणी की जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कम शोभा देती है। एक राजनीतिक अगर बोलता है तो समझ में आती है, लेकिन इनकी जो भाषा थी उससे ध्वनि ये निकलती थी कि कहीं ये बीजेपी की भाषा तो नहीं बोल रहे कि बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसे हो गई है, सरकार ऐसे हो गई। इसी तरह विपक्ष जब संसद में बोलता था, कई बार इन्होंने विपक्षी सांसदों को बाहर निकाला और
इस तरह की टिप्पणी की कि विपक्ष लोकतंत्र को नहीं चलने देना चाहता है। तो कुल मिलाकर हालात ये बन रहे थे कि सरकार और इनके बीच में जो पटरी होती है, दोनों पटरियां जो बराबर चलती हैं, और एक भी पटरी अगर असमान हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो गाड़ी चल नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि सरकार की गाड़ी के लिए इनके जो निर्णय थे या इनकी जो कथन थे, इनके जो वाक्य थे जी। इनका जो कमेंट होते थे, वो शायद असहज हो रहे थे। और कल की में कोई ऐसी घटना जरूर हुई है संसद में जिसने आग में घी डालने का काम किया है, कि जिससे उनको व्यथित हो गए और इन्होंने आनंद फानन में, क्योंकि आपको ध्यान होगा कल दिन तक इनका शाम को 23 जुलाई के लिए जयपुर आने का कार्यक्रम निर्धारित हुआ, बाकायदा प्रेस नोट जारी हुआ कि वो जाएंगे। और अगर उनको स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना होता तो एक आम व्यक्ति भी समझ सकता है कि संसद का सत्र जब 21 जुलाई से शुरू हो रहा है तो इस्तीफा उनको 18-19 तारीख को दे देना चाहिए, 20 को दे देना चाहिए। 21 को वो आए, पूरा दिन पार्ट लिया उन्होंने, 23 जुलाई का उनका कार्यक्रम घोषित होता है और रात को वो अचानक इस्तीफा दे देते हैं। तो पर्दे के पीछे निश्चित रूप से, लेकिन संवैधानिक पद पर है। तो आप ये देखिए, विपक्ष पिछले साल दिसंबर में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया था, और वो महाभियोग जो अभियोग का प्रस्ताव है वो तकनीकी कारणों से उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया था। वही विपक्ष जो इनके खिलाफ महाभियोग लाया था, आज सरकार से मांग कर रहा है कि सरकार को इनको पद पे बनाए रखना चाहिए। इससे ध्वनि ये निकलती है कि शायद पिछले कुछ दिनों में सरकार को ऐसा लगा हो कि ये विपक्ष की तरफ ज़्यादा झुक रहे हैं, या विपक्ष की ऐसी मांगों को संसद में मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। कल के भी 2 उदाहरण हैं जो चौंकाने वाले, तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उसने सरकार की स्थिति असहज जरूर की। कल जब संसद का सत्र, मानसून सत्र शुरू हुआ और 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है, दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस की मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में जो मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो रहा है, ये उसको उस पर चर्चा कराई जाए। सरकार का कहना था कि प्रश्नकाल हो जाने दीजिए, उसके बाद हम चर्चा कराएंगे। लोकसभा में हंगामा होता रहा, लेकिन राज्यसभा में जहां जगदीप धनखड़ सभापति की कुर्सी पर बैठे थे, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको बोलने की इजाज़त दे दी। उनको इजाज़त दी, मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और कई मुद्दों पर लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। अमूमन ये होता है कि जो उनको टाइम दिया गया था उससे अधिक समय तक वो बोलते रहे। इस पे जो सदन के नेता हैं, जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, वो राज्यसभा में सदन के नेता हैं, वो खड़े हुए और उन्होंने सीधे विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपकी जो बातें बोली जा रही हैं वो रिकॉर्ड पे नहीं जा रही हैं, रिकॉर्ड पे वही जा रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। अमूमन ये चीज़ सभापति या लोकसभा अध्यक्ष कहता है और वो सदस्य को रोकता है कि आपका समय पूरा हो गया, आप मत बोलिए। लेकिन इससे ये लगा कि जेपी नड्डा चाहते थे कि जगदीप धनखड़ उनको रोकें बोलने से, वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, रोकें। जगदीप धनखड़ ने उनको बोलने का समय दिया। ये तो एक एपिसोड हुआ। दूसरा एपिसोड हुआ कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कार्य मंत्रणा समिति जो होती है संसद में, विधानसभाओं में, सब जगह होती है, वो तय करती है कि आज का ये हो गया, अब कल हम पहले ये लेंगे, इस काम को लेंगे, इस पर चर्चा होगी, इस पर बहस होगी, इस पर ये होगा। तो 12:30 बजे जब बीएससी की मीटिंग हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें सहमति नहीं बन पाई, हल्ला गुल्ला हो गया। तो ये तय हुआ कि शाम को 4:30 बजे फिर एक बार बैठक होगी। इस दौरान जेपी नड्डा जी और मल्लिकार्जुन खड़गे के जो विवाद है उसमें जगदीप धनखड़ ने खड़गे जी को रोकने का प्रयास नहीं किया। 4:30 बजे जब बैठक होती है तो ना जेपी नड्डा उस मीटिंग में आए, जबकि सरकार को आना चाहिए, विपक्ष चाहे नहीं आए, लेकिन ना तो जेपी नड्डा आए जो सदन के नेता हैं, और ना संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आए। तो शायद धनखड़ जी को लगा हो कि सरकार मेरी अवहेलना कर रही है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार की तरफ से नहीं है। सरकार को तो आना चाहिए, सदन के नेता को आना चाहिए। विपक्ष का काम तो हल्ला मचाना है, या कई मौक़ों पे विपक्ष सरकार को बाधित करता है, घेरने का प्रयास करता है। तो विपक्ष का काम तो हो सकता है कि शोरगुल करके सरकार को घेरे, लेकिन सरकार का काम तो सदन की कार्रवाई को चलाना है ना। तो जेपी नड्डा जी और किरेन रिजिजू जी का ना आना, और उन्होंने जब खड़गे जी को जो समय दिया, वो शायद हो सकता है कारणों में, मैं जो मेरी समझ है या जो एक सामान्य एक माहौल बन रहा है उसमें जो चीज़ निकल के आ रही है कि संभवतः कल कुछ ऐसी चीज़ हुई सदन में जो पर्दे के पीछे है,
जी। लेकिन वो राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में उसका कारण नहीं दिया गया, कारण सिर्फ स्वास्थ्य कारण दिया है। जी, अब जैसे जो आपकी बातें हैं, इनसे दो बातें मैं समझ पाया। पहली बात तो ये है कि जैसे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसमें उनका नाम ना होना। दूसरी बात, नहीं, उनका नाम नहीं होना। जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू का उस मीटिंग में नहीं आना, ठीक है, उनका नाम था, हाँ, उनको आना था, ओके, सहमति। हाँ, तो पहला एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मुद्दा, और दूसरा विपक्ष में जो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का न्योता दिया एक तरह का। अब ये जो दोनों घटनाएं हैं, उनसे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी की फिर तात्कालिक प्रक्रिया हुई, कि यानी पहले से कोई हटाने की प्लानिंग नहीं थी, हाथों हाथ एक ही दिन में माहौल कुछ ऐसा बन गया कि उनको उस रात को इस्तीफा ही देना पड़ गया। नहीं, बीजेपी की हटाने की रणनीति नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा ना बीजेपी की हटाने की रणनीति रही होगी, ना धनखड़ की इस्तीफा देने की रणनीति रही होगी जी। लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के जो संबंध थे, दोनों के जो ताल्लुकात थे, खासकर सदन के अंदर, राज्यसभा में, वो उतने प्रगाढ़ नहीं रह गए थे। जो वहाँ जो रोज जाते हैं संसद भवन में पत्रकार जो और पॉलिटिशियन विश्लेषक, उनका जो मानना है कि जो कुछ समय से असहज थे, और उसमें ये जो दो घटनाएं हुई कि खड़गे जी को अधिक समय तक बोलते रहने देना, और जेपी नड्डा जी टोक रहे हैं, मतलब सीधे इनडायरेक्ट इशारा कर रहे थे कि इनको मत बोलने दो, उसके बावजूद उन्होंने बोलने दिया, तो और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं जाना, उससे शायद वो व्यथित हुए हों और उनको लगा हो कि अब मेरा इस पद पर रहना उचित नहीं है। तो क्या ये जो दोनों छोटी छोटी घटनाएं हुई, या अचानक जो घटना हुई, छोटी बड़ी तो नहीं कह सकते, आकस्मिक घटना हुई, क्या ये इतनी बड़ी घटना थी कि हाथों हाथ उनको उसी दिन इस्तीफा भी देना पड़ गया? नहीं, देखिए, ये व्यक्ति के मूड पर निर्भर करता है। कई बार इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और उसको आदमी पी जाता है कि ठीक है, संसदीय प्रणाली का नोक झोंक होना, किसी को ज़्यादा समय दे दिया, किसी को कम समय दे दिया, किसी सदस्य को अगर वो ज़्यादा हंगामा कर रहा है उसको मार्शल से सदन से बाहर भी निकलवा दिया, ऐसी घटनाएं भी आती हैं। जो विपक्ष इनके खिलाफ महाभियोग लाया था, वो आज इनको रखने की मांग कर रहा है जी। तो उसमें क्या बदलते हैं रिश्ते, लेकिन वो किस संदर्भ में वो चीज़ कही गई, उपराष्ट्रपति जी ने उसको किस संदर्भ में लिया, उनको लगा कि जेपी नड्डा जी और किरण रिजिजू जी का नहीं आना वो मेरी अवहेलना है, जबकि बाद में नड्डा जी की तरफ से भी बयान आया, सफाई आई कि किसी और कार्य में व्यस्त थे, इसकी वजह से नहीं आ पाए। और जो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को वो कह रहे थे कि आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, तो बोले, उनका नड्डा जी का ये कहना था कि मैं ये कह रहा था कि आप लोग जो शोरगुल कर रहे हो वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, सिर्फ मेरी बात जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, आपका हल्ला गुल्ला रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। तो तात्कालिक कारण तो ये समझ में आता है, उसके अलावा कोई तात्कालिक कारण समझ में नहीं आता। और भी अगर कोई तात्कालिक कारण रहा होगा या भविष्य में कुछ ऐसी चीज होने वाली होगी जिसमें दोनों के बीच में टकराव हुआ होगा या टकराव होने के आसार बन रहे होंगे, तो शायद वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है इस्तीफा देने का। बिल्कुल। अब जैसे पृष्ठभूमि क्या रही वो बात हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अब आगे इसका क्या प्रभाव होगा? जगदीप जी के इस्तीफा देने से हो सकता है राज्य की राजनीति, राजस्थान पर भी प्रभाव पड़े। राजस्थान के एक बड़े नेता वो हैं और एक खास समुदाय, जाट समुदाय में उनकी पकड़ है, तो क्या राजस्थान की राजनीति भी प्रभावित होगी? केंद्र में क्या सरकार के ऊपर अब विपक्ष ज्यादा हमलावर हो जाएगा? आगे क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? देखिए, केंद्र सरकार पर इसका कोई असर नहीं होगा। आज जैसा प्रधानमंत्री जी का दिन में ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि धनखड़ जी बहुत अच्छे कई पदों पर रहे हैं और मैं उनके सफल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इसका मतलब जो उन्होंने लेटर दिया है सरकार की तरफ से, वो लेटर स्वीकार हो गया, उस ट्वीट की जो भाषा है। और सरकार ने उनको मनाने का कोई प्रयास किए हो ऐसा भी देखने में नहीं आया। विपक्ष ने जरूर कहा कि सरकार को उनको मनाना चाहिए और पद पे बने रहना चाहिए, तो सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। निश्चित रूप से ये चैप्टर मुझे क्लोज होता दिख रहा है। अब नया उपराष्ट्रपति कब बनेगा, इसमें संविधान में कोई समय सीमा नहीं है। अभी संसद का सत्र चल रहा है, उपसभापति जो हरिवंश है वो सभापति की भूमिका में रहेंगे, कार्यवाहक सभापति की भूमिका में रहेंगे, और सदन के बाद उपराष्ट्रपति का को वही उतना बड़ा महत्व नहीं होता कि उनके बिना काम नहीं चले, जैसे मुख्यमंत्री होता है, उसका रहना जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा गवर्नर का कई तबादला हो जाता है और वहाँ गवर्नर खाली है, तो किसी पड़ोस के राज्य के गवर्नर को एडिशनल चार्ज दे देते हैं। तो पंजाब का गवर्नर अगर राजस्थान के गवर्नर पद 1 महीने संभाल सकता है, तो उपराष्ट्रपति का पद, संवैधानिक जो पद है उसको उपसभापति जो है वो कार्यवाहक संभाल लेंगे, और जब भी संसद सत्र खत्म होगा उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन जहां आपने राजस्थान की राजनीति का जिक्र किया, मेरा मानना है कि राजस्थान की राजनीति पे भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा,
क्योंकि जगदीप धनखड़ एक बार लोकसभा में गए, वो 89 में जनता दल से जीते थे, जब जनता दल की और बीजेपी की लहर थी, और राजस्थान की 25 सीटें उस समय जनता दल, बीजेपी और कम्युनिस्ट ने जीती थी। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी 25 में से। उस समय ये 1.5 साल के लिए रहे थे, केंद्र में मंत्री रहे थे। फिर उसके बाद में जनता दल जब से इनका मोह भंग हुआ, कांग्रेस में चले गए। 1991 में अजमेर लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पे, और भाजपा के राजा सिंह रावत ने इनको हराया था। उसके बाद 93 में वो अजमेर जिले में ही किशनगढ़ सीट आती है, वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पे और जीते। लेकिन 2003 में ये जब अटल जी की सरकार थी, उस समय ये बीजेपी में शामिल हो गए, और अटल जी की सरकार ने जब जाटों को आरक्षण दिया था ओबीसी में, तो उस समय ये बीजेपी में आए 2003 में, और उसके बाद से बीजेपी में। लेकिन बीजेपी में आने के बाद इन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। ये जाट तो है, लेकिन जाट नेता के तौर पे मैं इनको नहीं मानता कि जाट नेता वो होता है कि जो चुनाव लड़े, अपने कैंडिडेट्स को जिताए। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, अच्छे वकील हैं, वकालत करते थे सुप्रीम कोर्ट में, और बीजेपी ने इनको शायद यही सोच के लिया होगा कि राजस्थान में जाटों में इनका असर है या बुद्धिजीवियों में इनका असर है, अच्छे वकील हैं और बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी में आए हुए इनको 20 साल करीब हो गए थे। लेकिन पहले जब ये गवर्नर बने तब भी विवादों में रहे, और उसी विवादों की वजह से शायद इनको वहाँ से हटाया गया और फिर इनको उपराष्ट्रपति लगाया गया। तो ना तो ये गवर्नर का कार्यकाल पूरा कर पाए और ना यहाँ कार्यकाल पूरा कर पाए। तो राजस्थान की राजनीति में मुझे नहीं लगता कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने से राजस्थान की राजनीति में कोई असर पड़ेगा। ना इनकी यहाँ कोई लॉबी है, ना इनके कोई विधायक समर्थित होंगे, तो राजस्थान की राजनीति पे इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, और केंद्र सरकार पर भी इसका शायद कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर इसको हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें, अगर हम ये माने कि ये बीजेपी की प्लानिंग है, और अगर ये प्लानिंग है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तो क्या, जैसे कुछ संभावनाएं अभी भी हैं जो अलग अलग चल रही हैं, जैसे कि एक, क्या उनको बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है वहाँ से इस्तीफा दिला के? क्या उनको अब राजस्थान की राजनीति में लाया जा सकता है? जैसे कुछ समय पहले अशोक गहलोत ने कहा कि भजनलाल हटने वाले हैं, तो क्या उनको यहाँ लाके मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? क्या उनको कोई दूसरी भूमिका सौंपी जानी है इसलिए वहाँ से हटाया गया? नहीं, देखिए वो 75 साल में चल रहे हैं जी, और जहाँ भाजपा की हम बात करते हैं, जो हमने संघ के मोहन भागवत जी के सुझाव के बारे में चर्चा की, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी किसी 74 साल के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी या राजस्थान की राजनीति में लाएगी। ये कोई तर्क नहीं लगता कि उनको राजस्थान की राजनीति में सक्रिय करना या भाजपा अध्यक्ष बनाना हो। इसलिए भाजपा अध्यक्ष, तो मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भाजपा की विचारधारा, स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ नहीं हो, वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता। और धनखड़ जी पहले जनता दल में रहे, फिर कांग्रेस में रहे लंबे समय तक, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने की तो कल्पना मैं तो कम से कम नहीं कर सकता। और ना राजस्थान की राजनीति में उनको भजनलाल जी की जगह लाकर स्थापित करने की बात है। ये दोनों बातें गले नहीं उतरती। निश्चित रूप से कोई ना कोई उनके भारतीय जनता पार्टी आला कमान और उनके बीच, सरकार के बीच कोई ऐसी दूरी बढ़ी होगी जो ये इस्तीफा देने का कारण बना। मतलब क्या इसको एक क्षणिक मतभेद का परिणाम माना जाए? अचानक से कुछ क्षणिक मतभेद का नहीं, मैंने कहा मतभेद जो थे वो चूंकि संवैधानिक पदों पर जो कोई बैठा होता है ना, और सरकार के बीच में मतभेद दिखते नहीं है जी। सरकार के अंदर किसी मंत्री से अगर प्रधानमंत्री के मतभेद हैं तो नजर आ जाएंगे। राजस्थान में जैसे 3 साल पहले हमने देखा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच जो विवाद थे वो नजर आ जाते थे, क्योंकि उसमें सार्वजनिक रूप से बयानबाजी होती थी, आरोप प्रत्यारोप होते थे। लेकिन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर बैठा कोई व्यक्ति अगर उसके सरकार के साथ मतभेद है तो वो पर्दे के पीछे रहते हैं, वो सार्वजनिक नहीं होते। और हो सकता है कि आज नहीं, जैसे सतपाल मलिक थे, राज्यपाल थे, उन्होंने पद छोड़ा, कई आरोप लगाए सरकार पे, केंद्र सरकार पर। हो सकता है कि अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे देने के मूल कारण अभी उन्होंने स्वास्थ्य कारण बताया। हो सकता है कुछ समय बाद जगदीप धनखड़ खुद इशारों में या सीधे बताएं कि मैंने इस वजह से छोड़ा। लेकिन स्वास्थ्य कारण मुख्य कारण हो सकता है, स्वास्थ्य का कारण भी हो, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी पिछले दिनों, तो स्वास्थ्य का कारण हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के अकेले कारण की वजह से अगर वो छोड़ते तो मेरा मानना है कि संसद सत्र शुरू होने से पहले वो अपने पद से इस्तीफा दे देते, ना कि संसद सत्र के पहले दिन और अगले दिन का उनका कार्यक्रम घोषित हो गया और रात को फिर अचानक वो इस्तीफा देते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जो पर्दे के पीछे और शायद आ भी सकती है बाहर और नहीं भी आए।
अब चूंकि इनको तो बीजेपी की, जैसे आपने शुरू में कहा कि इनके ऊपर शुरू में विपक्ष ये आरोप लगाता था कि ऐसा लगता है कि ये कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति नहीं बल्कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता बोल रहा है। तो अगर वो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते तब तो बीजेपी को उन्हें बनाए रखना चाहिए था, तब तो ये डिसीजन ही उल्टा हो गया। नहीं, देखिए सरकार जब वो संसद में हंगामा होता है, जगदीप धनखड़ नहीं, इससे पहले जो भी उपसभापति, सभापति रहे हो, उपसभापति रहे हो, लोकसभा अध्यक्ष रहे हो, कई विपक्षी सांसदों को उन्होंने निकाला है। हर लोकसभा अध्यक्ष ने निकाला होगा क्योंकि संसद की कार्रवाई को चलाने के लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन जब ये इन्होंने कई सांसदों को निकाला तो अब विपक्ष को लगा कि शायद ये सरकार की भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, इसलिए वो महाभियोग प्रस्ताव लाए, लेकिन वो खारिज हो गया। आज जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो विपक्ष को लगता है कि सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मतभेद है। उन मतभेदों को और चौड़ा करने के लिए विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इनको पद पे रखा जाए, जिसको वो हटाना चाहते थे जी। 8 महीने 10 महीने पहले जिसको हटाना चाहते थे, उसी उपराष्ट्रपति को वो चाहते हैं कि अभी वो पद पर रहे। तो निश्चित रूप से ये समझ में आने वाली बात नहीं है किसी के भी। अब एक अंतिम सवाल कि बीजेपी के सामने पहले ही एक सवाल चल रहा था कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाए। अब सरकार के सामने दूसरा सवाल आ गया है कि अब नया उपराष्ट्रपति किसको बनाए। तो आपको क्या लगता है इन दोनों पदों पर अब किस किस की नियुक्ति हो सकती है? देखिए, अध्यक्ष की, बीजेपी के अध्यक्ष की अपन ने बात की कि जब कोई नाम आएगा तभी पता चलेगा। अटकलें हम कितनी भी लगा लें। अगला उपराष्ट्रपति में अभी अगर उपराष्ट्रपति का नहीं करते हैं तो मेरा मानना है कि जो हरिवंश उपसभापति हैं उनको भी सभापति बना के उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, क्योंकि बिहार के चुनाव नजदीक है और हरिवंश बिहार से आते हैं। क्या जेपी नड्डा जो अब बीजेपी के अध्यक्ष पद से रिटायर हो जाएंगे? नहीं, जेपी नड्डा की भी उम्र है, वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे, मोदी के विश्वसनीय हैं। दूसरा नाम आता है मनोज सिन्हा का, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है जी। वो भी चूंकि पूर्वांचल के हैं और बिहार के बॉर्डर और बिहार से लगता हुआ यूपी का जो इलाका है वहाँ के वो उनकी कर्म भूमि है, तो मनोज सिन्हा हो सकते हैं। और दूसरा ये आपके राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश जी, ये हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई नाम आए तो कोई किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन जो दिखते हुए नाम हैं उनमें गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया है, वो भी आचार्य देवव्रत भी हो सकते हैं उपराष्ट्रपति। लेकिन ये मैंने कहा कि बीजेपी के बारे में अटकलें लगाने का हम कोई उससे फ़ायदा नहीं है। जब नाम सामने आएगा तभी आएगा, वो चौंकाने वाला होता है, ये इन्हीं तीनों नाम में से होता है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने कहा कि बीजेपी के जो डिसीजन हैं उनमें अटकलों के बाजार लगातार गर्म रहते हैं, लेकिन फिर भी किसी निर्णय तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। अब आने वाले समय में देखना बाकी है कि भारत के अगले उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं। ये कार्यक्रम अगर आपको पसंद आया तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप भी अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो अनंत जी से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेट्स माइक के इस खास कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.